नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीसू 247। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्य सीरीज में। क्या है कि लूसेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग लूसेंट की पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ बातें कर चुके थे, अब आगे की क्लास में हम लोग आगे की बात करते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे यहाँ तक की बात, ठीक है। वैदिक काल अथर्ववेद तक की बात कर चुके थे। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ये बात हम लोग लास्ट किए थे। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये देख लें, वैदिक काल की बात करते हैं तो वेद में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सॉरी, वैदिक काल नहीं, वेद की बात करते हैं तो वेद में हम लोग क्या क्या देखे। चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्लियर है, तो ये चार नाम याद रखना है आप लोग को। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की है जो बातें, तो उसमें क्या क्या बातें हैं। वेद की बातें हैं, ब्राह्मण की बातें हैं, आरण्यक की बातें हैं और उपनिषद की बातें हैं। तो वेद हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण की बातें, आरण्यक की और उपनिषद की। तो देखते हुए चलते हैं, समझते हैं क्या है। तो जैसे लूसेंट की पुस्तक में बताया गया है, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, ये टॉपिक है आज का। अब स्टार्ट करते हैं, क्या है पॉइंट। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का स्थान आता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि संहिता के बाद, ठीक है, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का बात शुरू होता है, ठीक है। तो इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बात। उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में, उसके संस्कृति के विषय में क्या होता है, समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बात। तो आगे देखते हैं क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखी गई है, ठीक है, गद्य में लिखी गई है। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर है बात, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ तक ये बातें हैं। तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए एक बात पहले हम लोग समझे कि ये क्या है, ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण की बात करते हैं तो क्या है, वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य के रूप में लिखी गई ग्रंथ जो है वो क्या है, ब्राह्मण। क्लियर है बात, वो क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मण यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं क्या है, वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य के रूप में लिखी ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की एक प्रकार से वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या। ठीक है, एक प्रकार से वेदों की एकदम सरल भाषा में क्या है, व्याख्या करना। और ताकि मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, वो इस बात को अच्छे से समझ सके। तो ये बातें यहाँ कही गई है। क्लियर है बात। तो ब्राह्मण समझ में आ गई क्या है। अब हम लोग बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक की बात करते हैं, आरण्यक सेकेंड पॉइंट है हमारा। तो आरण्यक को देखते हैं। आरण्यक क्या है कि शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन क्या आरण्यक कहलाता है। क्लियर है बात। शिष्यों द्वारा जंगलों में जाकर अपने गुरु से सीखे गए ज्ञान का संकलन क्या कहलाता है, आरण्यक कहलाता है। क्लियर है बात। तो ये बातें हैं। फिर क्या है, आरण्यक को वन्य पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है, आरण्यक को वन्य पुस्तक भी कहते हैं। और आरण्यक की बात करते हैं तो जंगल। ठीक है, जंगल, आरण्यक, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जंगल। उसके बाद क्या है, ग्रंथों की विषय वस्तु दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये बात ध्यान रखना है आरण्यक की। तो आरण्यक का नाम है तो ध्यान में आना चाहिए जंगल, वन। ठीक है, तो ब्राह्मण समझ में आ गया, आरण्यक समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो उपनिषद की। जैसे अगला पॉइंट क्या है, उपनिषद। तो उपनिषद को समझते हैं, उपनिषद क्या है। अब हम लोग आते हैं उपनिषद पे। तो उपनिषद, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उप मतलब निकट और निस मतलब बैठक। ठीक है, निकट बैठ करके, ठीक है, निकट बैठ करके उपनिषद वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एकांत में गुरु एवं शिष्य, ठीक है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म जैसे विषयों पर चर्चा से क्या होता है, संबंधित ग्रंथों को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिषद कहते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में जोड़े गए हैं। ठीक है, उपनिषद की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य जो हम लोग देखे थे अभी, तो उसके सबसे अंत में जोड़े गए हैं। देखिए ये वैदिक साहित्य है, इसके सबसे अंत में उपनिषद जोड़ा गया है। क्लियर है बात। तो ये बात ध्यान में रखना है। अब क्या है,
इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। अब यहाँ पे वेदांत जो आ जाता है, वेद जोड़ अंत, ठीक है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्लियर है बात। अब उपनिषद की विषय वस्तु ज्ञान मूलक है, ठीक है, उपनिषद की विषय वस्तु ज्ञान मूलक है। तो अब यहाँ पे ये बातें समझ गए हैं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो अब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करके हम लोग वापस से आते हैं लूसेंट पे, ठीक है। तो लूसेंट की बात करते हैं तो क्या है, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं ब्राह्मण ग्रंथ की बातें तक। अब देखते हैं कि इसके नीचे कुछ मतलब सारणी बनाई गई है, तो उसे देखते हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कौन कौन सी है। ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय एवं कौशितकी, ऐत्रेय एवं कौशितकी, ठीक है। इसको फिर से मतलब अच्छे से समझिए। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ की जो बात होती है तो नाम क्या आता है, ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय तथा कौशितकी। क्लियर है बात। यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करें तो क्या है, तैत्रीय, ठीक है, तथा सतपथ, तैत्रीय सतपथ। क्लियर है बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में क्या आता है, पंचवीस, ठीक है, सामवेद में क्या आता है, पंचवीस। उसके बाद अथर्ववेद की बात करते हैं तो क्या आता है, गौपथ। क्लियर है बात, गौपथ। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं, अपने अनुसार कुछ कुछ ट्रिक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, एक हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋग्वेद की देखते हैं, तो ऋषि, ऋग्वेद से ऋषि बना लेते हैं, ऋषि को शीत की, ऋषि को शीत की क्या होता है, ऋषि को शीत भाता है, तो इस तरह से बना सकते हैं, ऋषि कोशित। इतना करेंगे तो इतना तो याद आ ही जाएगा, ऋग्वेद की बात हो रही है तो कौशित की आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व, ठीक है, बिंबसार के पूर्व की घटनाओं की ज्ञान प्राप्त होती है, ठीक है, घटनाओं की ज्ञान प्राप्त होती है, ये बातें लिखी हुई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऐत्रेय की बात करते हैं तो ऐत्रेय में क्या बताया गया है, राजाभिषेक के नियम अब एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। क्लियर है बात, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो ये बातें हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये समझ लिए हैं, आगे चलते हैं तो क्या है अगला पॉइंट। अब सतपथ की बात करते हैं, सतपथ की बात करें तो सतपथ में क्या है, ब्राह्मण, सॉरी, सतपथ की बात करते हैं तो सतपथ में क्या है, गंधार की बात होती है, सलय की बात होती है, केकय की बात होती है, कुरु की बात होती है, पंचाल की बात होती है, कौशल की बात होती है, विदेह की बात होती है, और भी कई सारे नाम हैं, राजाओं का उल्लेख मिलता है इसमें। क्लियर है बात। तो अगर बात करते हैं वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं आरण्यक में, तो आरण्यक में क्या है, यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है, दार्शनिक एवं प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की बात कही जाती है आरण्यक में। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद की, तो उपनिषद की संख्या 108 है, उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 13 में मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से 13 को क्या मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या है, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार है, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, सॉरी, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है, ठीक है, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। क्या क्या नाम है, तो दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और क्या है, ब्रह्म की व्याख्या की गई है। क्लियर है बात। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है आगे, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। क्लियर है बात, मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। अब बात करें जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, ठीक है, तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो ये सारी बातें हैं। आगे देखते हैं क्या है, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और बात करें आगे तो जवालोपनिषद, जवालोपनिषद में 4 आश्रमों की उल्लेख मिलती है, ठीक है, 4 आश्रमों की उल्लेख मिलती है। अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथ में, स्मृति ग्रंथ में देखें तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित क्या है, मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है, मनुस्मृति मानी जाती है, सबसे प्राचीन और प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है, ठीक है। यह जो है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यह शुंग काल जो था उस काल का मानक ग्रंथ है ये, ठीक है, उस काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नारद स्मृति की, तो ये गुप्त युग के
विषय की जानकारी देती है, गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। क्लियर है बात? तो ये बातें यहाँ लिखी गई है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, तो क्या है, वेदांग की बात करते हैं, वेदांग एवं सूत्र की बात करते हैं। तो ये क्या है, इसे समझते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है, 6 वेदांगों की रचना हुई। क्या क्या है, ये क्या है, तो देखते हैं इसे। पहला क्या है, शिक्षा, मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्म कांडीय विधि। ठीक है, निरुक्त की बात करते हैं तो क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। ठीक है, व्याकरण, फिर छंद, और उसके बाद ज्योतिष की बात करते हैं। क्लियर है बात? ज्योतिष की बात करते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बात करें तो वैदिक साहित्य को, वैदिक साहित्य को अक्षुण्य, ठीक है, अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य का परिणयन किया गया। ठीक है, सूत्र साहित्य का परिणयन किया गया। क्लियर है बात? तो अब यहाँ पे देखते हैं, स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें क्या होता है, हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक, ठीक है, यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान होती है। ठीक है, जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी ज्ञात होती है। ठीक है, क्लियर है बातें? अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख सूत्रकारों में, प्रमुख सूत्रकारों की बात करते हैं। यहाँ पे वेदाग देखे, आप सूत्र की बात कर रहे हैं। प्रमुख सूत्रकारों में, प्रमुख सूत्रकारों में किनका किनका नाम है, गौतम बोधायन, आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से, नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं आगे, तो क्या है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन माना गया है। क्लियर है बात? अब हम लोग आते हैं, क्या बात करते हैं, तो पुराण की बात करते हैं। क्लियर है? पुराण की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में कुछ दिया गया है, उसे देखते हैं। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण, ये 3 पुराण की बात कही गई है और इसका संबंध वंश बताया गया है। ठीक है, विष्णु पुराण कौन से काल से संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश। ठीक है, मत्स्य पुराण की बात करते हैं, मत्स्य पुराण की बात करें तो आंध्र सातवाहन। क्लियर है बात? फिर उसके बाद वायु पुराण की बात करते हैं तो गुप्त वंश। क्लियर है? तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं पुराण की, तो क्या है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों से मिलता है। क्लियर है बात? सबसे अच्छा विवरण कहाँ से मिलता है, तो पुराणों से मिलता है। किसका? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके रचयिता जो है, 2 नाम है रचयिता में, कौन कौन, लोमहर्ष और उग्रशर्वा। उग्रशर्वा कौन थे, तो इनके पुत्र थे। ठीक है, अब इनकी बात करें, इनकी संख्या 18 है, जिसमें से केवल मतलब पुराण की बात बताई जा रही है तो इनकी संख्या 18 है। अब केवल 5 की यहाँ पे बात की गई है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और उसके बाद भागवत की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन सभी में इन पाई है, जिसमें क्या है, राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। ठीक है, वंशावली पाई जाती है। तो कौन कौन सा पुराण है वो, मत्स्य पुराण की बात होती है, वायु पुराण की बात होती है, विष्णु पुराण की बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है और भागवत में ये सारी बातें कही गई है। राजाओं की वंशावली की जानकारी पाई जाती है, वंशावली पाई जाती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं पुराणों में सबसे पुराना कौन है, सबसे प्राचीनतम कौन है। तो देखते हैं कि पुराणों में मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणित है। ठीक है, सबसे प्राचीन और प्रमाणित है। क्लियर है बात? अब हम लोग देखते हैं कि अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। ठीक है, सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। स्त्री और शूद्र की बात करते हैं, स्त्री तथा शूद्र की बात करें तो इन्हें क्या है, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर पुराण की बात करें तो पुराण को सुनने की अनुमति, पुराण को सुन सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। अगर बात करते हैं पुराण को पढ़ने की बात, तो पुराण का पाठ पुजारी करते हैं मंदिरों में। ठीक है, पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं, मतलब करते थे, अगर बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो अग्नि पुराण,
अग्नि पुराण का महत्व काफी है। ठीक है, यहाँ देखते हैं जिनमें क्या है कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दी गई है। ठीक है, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दी गई है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बौद्ध की बात है, जैन की बात है और अन्य साहित्य की बात है। तो हम लोग देखते हैं जातक में। ठीक है, जातक की बात करें तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। क्लियर है बात, पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। अगर हीनयान की बात करते हैं, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु। अगर इसी में देखें जिसमें क्या है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र की बात कही गई है। जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। क्लियर बात, अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अब यहाँ पे बात करते हैं जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब आगे देखते हैं क्या है तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे बस बताया गया है जैन धर्म भगवती सूत्र में तो महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीन के साथ समकालिकों के साथ उनका क्या है संबंध का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या अर्थशास्त्र के लेखक का नाम तो चाणक्य है। ठीक है, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें यह 15 अधिकरणों, ठीक है 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में क्या है विभाजित है, बटा हुआ है। क्लियर है बात। तो इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है तो इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बात। आगे देखिए इसका अनुवादक कौन है तो साम शास्त्री। क्लियर है बात, नाम याद रखिएगा साम शास्त्री। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का तो क्या है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हन के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रयास कल्हन के द्वारा किया गया। क्लियर है बात, कल्हन का नाम आता है। तो अब आगे देखते हैं क्या है कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी। ठीक है, क्या नाम है राज तरंगिणी, मतलब राजाओं की नदी। क्लियर है बात, राजाओं की नदी। तो अब यहाँ क्या बताया गया आगे, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। और अगर बात करें जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग की बात कही गई है, 8 सर्ग की बात कही गई और जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 8 सर्ग की बात कही गई और जिसमें तरंगों की संज्ञा इन्हें दी गई है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं तो इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी के कश्मीर की शासकों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे यह बातें बताई गई है। अब आगे हम लोग देखें अरब की बातें तो अरब की सिंध विजय। ठीक है, सिंध विजय का वृतांत किससे मिलता है तो चचनामा से मिलता है। क्लियर है बात, किससे मिलता है चचनामा से मिलता है। इसके लेखक का नाम देखें तो क्या है अली अहमद। क्लियर है बात, अली अहमद नाम है। क्या है यहाँ पे देखिए फिर से इस लाइन को पढ़ रहे हैं, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। क्लियर है बात, चचनामा में सुरक्षित है। अब बात करते हैं अष्टाध्यायी की बात करें तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। क्लियर है बात, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। तो इसके लेखक के नाम की बात आती है तो लेखक का नाम क्या है पाणिनि है। ठीक है, लेखक का नाम पाणिनि है। अब बात करते हैं इससे मौर्य के पहले का इतिहास एवं तथा मौर्य युगेन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 2 बातें बताई गई कि मौर्य से पहले का इतिहास और मौर्य युगेन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग किया गया, लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर है बात, लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अब आगे क्या है देखते हैं तो कात्यायन की गार्ग्य संहिता। ठीक है, कात्यायन की गार्ग्य संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्लियर है बात, एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की बात करते हैं तो ये एक ज्योतिष ग्रंथ है लेकिन इसमें क्या है
यवन आक्रमण की वृत्तांत उल्लेख मिलता है। क्लियर है बात। अगर बात करते हैं पतंजलि की, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, शुंग के पुरोहित थे ये। इन्हें महाभाष्य से इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये बातें कही गई है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे की जो जानकारी है वो किससे रिलेटेड है, तो विदेशी से, विदेशी यात्रियों से। सभी यात्रियों का नाम लिखा गया है, कब आया था और किसका राजदूत था, किसके राज दरबार में आया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे किसी भी यात्री की बात करेंगे तो यात्री का नाम और उसके बाद मतलब किसका राजदूत था, किसके द्वारा वो भेजा गया था और किसके दरबार में आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो क्लियर बात। यूनानी रोमन लेखक, तो पहला नाम क्या आता है, पहला नाम क्या आता है, तो टेसियस। ठीक है, टेसियस, टेसियस की बात करते हैं तो यह क्या है, यह ईरान का राजवैद्य था। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस क्या था, ईरान का राजवैद्य। और उसके बाद बात करें तो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। क्लियर है बात, आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है। परिपूर्ण होने के कारण क्या है, अविश्वसनीय भी है। ठीक है, अविश्वसनीय भी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा नाम क्या आता है, प्रथम यात्री क्या था, टेसियस की बात कर लिए। अब देखते हैं हेरोडोटस की बात करते हैं। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में पांचवी शताब्दी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध में वर्णन किया है। क्लियर है बात। यहाँ पे क्या कहा गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान का संबंध में क्या वर्णन किया है। क्लियर है बात। परंतु इसका विवरण जो है, इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों से आधारित है। ठीक है, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। क्लियर है बात। अब देखते हैं हम लोग सिकंदर की बात करते हैं। तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में क्या क्या नाम शामिल है, निर्याकस की बात करते हैं, अनेसिकाटस की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अरिस्टोबुलस की बात करते हैं। ठीक है, अरिस्टोबुलस की बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका विवरण अधिक प्रमाणित और क्या है, विश्वसनीय है। क्लियर है बात, ये लाइन क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, मेगस्थनीज की बात करते हैं। तो मेगस्थनीज में देखें, यह सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और क्या बात कर रहा है यहाँ पे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। क्लियर है बात, मेगस्थनीज की बात की जा रही है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। क्लियर है बात, समाज एवं संस्कृति के विषय में क्या किया है, लिखा है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं डायमेकस की बात करते हैं। 5वें नंबर पे नाम क्या है, डायमेकस की बात करते हैं। तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस, आंतियोकस का राजदूत था। क्लियर है बात, आंतियोकस का राजदूत था। जो बिंदुसार, बिंबसार नहीं है, बिंदुसार, इसका नाम याद रखिएगा। बिंबसार बिंदुसार में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बिंदुसार लिखा हुआ है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। क्लियर है बात, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है, मौर्य युग से संबंधित है। क्लियर है बात। तो ये बातें आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना था, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नाम याद रखना है और किसका राजदूत था वो याद रखना है, और क्या याद रखना है, किसके दरबार में आए थे। इसके पुस्तक की नाम है तो पुस्तक का नाम याद रखें। ठीक है, पुस्तक में किस चीज़ का विस्तार से बताया गया वर्णन है वो याद रखना है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, 6ठे नंबर पे बात करते हैं, डायोनीसियस की बात करते हैं। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिले डेल्फस की बात करते हैं। तो ये इसका राजदूत था। कौन, तो डायोनीसियस की बात कर रहे हैं। तो जो अशोक के राज दरबार में आए थे। ठीक है, किसके दरबार में आए थे, तो अशोक के राज दरबार में आए थे। अब टालमी की बात करते हैं। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो ये किसकी बात थी, ये टालमी की बात थी। अब 8वें नंबर पे देखते हैं तो प्लिनी की बात होती है। प्लिनी की बात करते हैं तो इसने प्रथम शताब्दी में, ठीक है, इसने प्रथम शताब्दी में
नेचुरल हिस्ट्री की बात कही है, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी है। तो इसमें क्या है, इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ इत्यादि की बात कही गई है, ठीक है, इसके बारे में विवरण मिलता है। क्लियर है बात, किसमें, तो नेचुरल हिस्ट्री में। क्लियर है बात। अब हम लोग आते हैं 9वें नंबर पे, तो क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथरियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथरियन सी की बात करते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। क्लियर है बात, कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अगर देखते हैं, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा किया था, ठीक है, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। क्लियर है बात, 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पे आया था। तो इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों की बात कही है, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में बताया है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें याद रखना है, बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है भारत के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है इस पुस्तक के बारे में। क्लियर है बात। अब हम लोग 9वें नंबर पे, सॉरी 9 हो गया। अब हम लोग चीनी लेखक की बात करते हैं। तो फाहियान है, संयुगन है, उसके बाद हेन सॉन्ग है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद देखें तो क्या है, इत्सिंग है। क्लियर है, क्लियर है बात, इत्सिंग है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला नाम क्या है, फाहियान की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। क्लियर है बात, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान की बात हो रही है, ठीक है। तो इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, ठीक है, जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। बस इसके बारे में यहाँ तक यही जानकारी दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं संयुगन की। तो संयुगन में देखें, यह 518 ईस्वी में भारत आया, ठीक है, 518 ईस्वी में भारत आया। इसके बाद क्या है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित कर ली। क्लियर है बात, बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित कर ली। अब बात करते हैं हेन सांग की बात करें, तो यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और उसके बाद बात करें तो हेन सांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए क्या हुआ था, प्रस्थान किया था। और बात करें तो लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा, ठीक है। 1 वर्ष की यात्रा के बाद भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। उसके बाद बात करते हैं तो भारत में 15 वर्ष तक ठहरा और 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। क्लियर है बात। बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। क्लियर है बात। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अगर देखें, इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक से प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर बात करते हैं जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। क्लियर है बात, 180 देश का विवरण मिलता है। अब अगर देखें तो इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। क्लियर है बात, इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। अब हेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ क्या क्या कहा गया है यहाँ पे, बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। किसकी बात कही जा रही है, तो हेन सांग की बात की जा रही है। अब हेन सांग के बारे में एक नोट दिया हुआ है, इसे देखते हैं। तो हेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर है बात, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं इत्सिंग की। बात करें, चौथे नंबर पे आता है इत्सिंग की। तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। क्लियर है बात। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कही है और अपने समय के भारत के वर्णन किया है, ठीक है। अपने समय में भारत का वर्णन किया, अपने समय में मतलब उसके समय में जैसा भारत का स्थिति था उसका वर्णन किया गया है इनके द्वारा। क्लियर है बात। तो ये बातें यहाँ पे कही गई है। अब हम लोग देखते हैं अरब लेखक की बात करते हैं। अरब लेखक की बात करें तो इसमें क्या क्या नाम है, अल बरूनी की बात करते हैं,
फिर उसके बाद इब्न बतूता की बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये दो नाम देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अल बरूनी की बात करें तो इसमें क्या है कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया, महमूद गजनवी भी पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद क्या है, अल बरूनी की बात करते हैं तो अल बरूनी खीव की बात कही गई, खीव का रहने वाला था, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया और अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है, मतलब अभी का मॉडर्न की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान है, का रहने वाला था। क्लियर है बात। अब यहाँ देखते हैं अरब में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है, इसकी बात कही गई। तो क्या बताता है कि भारत की खोज, क्लियर है बात, भारत की खोज। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये, ठीक है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये। क्लियर है बात, एक महत्वपूर्ण स्रोत की तरह इसे देखा गया है। तो अगर बात करें, यह एक विस्तृत ग्रंथ है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन के साथ साथ भार तोल भार तोल तथा माप विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि की विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। क्लियर है बात, 80 अध्यायों में विभाजित है, मतलब इन सारे चीजों को देखते हुए, ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 80 अध्यायों में क्या है, ये विभाजित है। क्लियर है बात। अगर बात करते हैं तो इसमें राजपूत कालीन समाज है, राजपूत कालीन समाज है, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे ये बातें कही गई। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता में देखें तो इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रेहला कहा गया है, ठीक है, रेहला कहा गया है, 14 शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देती है, ठीक है। सब बहुत ही प्रचुर मतलब बहुत ही ज़्यादा जानकारी, और क्या बात कही गई है कि सबसे रोचक जानकारी देती है। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करते हैं 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या किया, उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। क्लियर है बात, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। क्लियर है बात। तो अन्य लेखक में दो नाम है, पहला है तारानाथ और दूसरा मार्को पोलो, ठीक है, तारानाथ और मार्को पोलो। अगर तारानाथ की बात करते हैं तो यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथों की रचना की है। इनसे भारतीयों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस तारानाथ के द्वारा, जो कि तिब्बत के लेखक थे, उसने क्या किया, कंगियूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। और उसके बाद एक और बात कही गई है कि भारतीय इतिहास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं मार्को पोलो की। तो मार्को पोलो की बात करें तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। क्लियर है बात, पांड्या देश की यात्रा पर आया था। अब इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें कही गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सारे के सारे यात्रियों का विवरण देख लिए जो कि लूसेंट की पुस्तक में दी गई है। तो हम लोग को इनका नाम याद रखना है, इनके बारे में जो किताबें लिखी गई है, जो पुस्तकें लिखी गई है, उसकी बातें कही गई उसको याद रखना है। कब से कब तक इसका काल था, कब ये आए थे वो याद रखना है, किसके काल में आए थे, किसके दरबार में आए थे वो याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग का धन्यवाद।